उम्मी को ससुराल माफिक नहीं पड़ी है, यह उसकी बातों से ही नहीं चेहरे पर भी पढ़ा जा सकता है। ससुराल जैसे उसके लिए जेलखाना हो गई है और मायका आजादी का आंगन। महीना भर हो गया है उसे यहाँ आए, 2 बार उसका बुलावा आ चुका है, पर उम्मी बार बार किसी न किसी बहाने से अपना जाना टालती रही है, वहां जाने से बचती रही है। उम्मी की बुद्धि पर सोचती हूँ तो तरस आता है। आखिर वह जाना क्यों नहीं चाहती अपनी ससुराल? क्या कमी है वहाँ? कितना बड़ा तो घर है और कितने मिलनसार है घर के सारे लोग। उम्मी की सास, उम्मी के ससुर, उम्मी के देवर, उम्मी की नंदे, सब के मधुर व्यवहार के बाद भी उम्मी को इतना बड़ा घर काटने को क्यों दौड़ रहा है? अब क्या किया जाए यदि उम्मी की ससुराल में 10-12 लोगों का परिवार है। उम्मी के ससुर ने पहली पत्नी की अकाल मृत्यु के पश्चात पुनः शादी की थी, इसलिए घर में बच्चों की संख्या कुछ अधिक हो गई थी। उन्हीं से घर भरा पूरा सा हो गया। साथ में दादा हैं, दादी हैं, बड़े भाई की पत्नी है। घर न हो जैसे मेला हो, दिन रात हल्ला गुल्ला, शोर शराबा। उम्मी को तो सिरदर्द हो जाता है सबकी चीख पुकार से। उम्मी पर तरस आने लगता है जब वह कठोर स्वर में कहती है, ये मेरी पसंद का घर बिल्कुल नहीं है, मैं वहाँ रहूंगी तो मर जाऊंगी, वहाँ सुख मुझे कभी न मिलेगा। पसंद का घर, सोचती हूँ पसंद का घर किसे मिल पाता है इतनी बड़ी उलझी पेचीदी दुनिया में? मेरा भी ब्याह हुआ था तब कैसा घर मिला था मुझे? क्या दशा हुई थी मेरी? ससुराल अंधा कुआं लगने लगी थी। 3 भाइयों का घर था, दूसरी बहू थी मैं। सास ससुर, उनके माता पिता, एक देवर, विधवताएं। रो रो कर मैं तो माथा पटक रही थी, जाने क्यों ऐसा हो गया था कि ऐसा घर मिल गया। शायद घर के सदस्यों को किसी ने गिनने की जरूरत ही न समझी हो। राजन जैसा वर, वह भी बिना दान दहेज के मिल जाना छोटी बात न थी। पर मैंने ससुराल में पांव रखा तो सदस्यों की एक लंबी पांख देख मेरे हाथ पांव फूल गए। अपने घर में मैंने देखा ही क्या था, एक अपनी बहन और एक माम बाप को दादाजी थे। वह 6 माह हमारे घर रहते थे, 6 माह दुनिया की सैर करते थे। माँ काम करती थी इसलिए घर और भी छोटा हो जाता था और भी सूना। दिन भर माँ और पिताजी बाहर, हम जब तक स्कूल नहीं गए थे ताले में बंद होकर घर में कैदियों की तरह रख छोड़े जाते थे। इसी बीच के वक्त में हमें कुछ भी परेशानी हो जाए सब अकेले ही झेलना पड़ता था। मुझे याद है एक बार एक ठग साधु आकर हमारी खुली खिड़की के नीचे बैठ हमें अकेला जानकर खूब अनाप शनाप कोसता हमसे घर की कीमती चीजों की मांग कर रहा था। मैंने उसे कीमती चीजें तो न दी मगर उसके डर से बेहोश सी हो गई थी। कई दिनों तक हमें ज्वर रहा था और ज्वर में हम बार बार उसी साधु का वर्णन करते रहते थे। माँ इस घटना से बिल्कुल घबरा गई थी। इसके बाद ही उन्होंने एक आया रखी थी। उसके खर्च इतने लंबे होते थे कि उसे कभी हटा दिया जाता था, कभी रख लिया जाता था और एक दिन इस आया के चक्कर में काफी रुपए चोरी हो गए थे। तब से फिर आया कभी नहीं रखी गई। यो हमें अब भी घर में अकेला रहना खलता था मगर धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती समझदारी को अकेलापन पसंद आता चला गया। कुछ इतना अधिक कि हमें कोई बाहरी प्राणी एकाध दिन से ज्यादा भाता ही न था। इसी से ससुराल में चिड़ियाघर की तरह से अनेक प्राणी देख मन हिलकर रह गया था। बड़ी बड़ी मूंछों वाले जेठ जी किसी जेल से कम न लगे थे। दिन भर हाथ में माला फेरने वाली ताईसास के साथ गुजारा कठिन लगा था। मेरा अधार्मिक चित जाल में फंसी हिरनी सा तड़फड़ा गया। दिन भर चाय की पुकार लगाने वाले ससुर जी मुझे कोल्हू का बैल न बना कर रख दें। लजीज खानों के शौकीन नखरेलू देवर जी के किस नखरे से घर में लड़ाई छिड़ जाए पता ही न चलता था। सुबह सुबह तानपुरे पर आवाज उठाती छोटी नंद लगा कान फाड़ कर रख देंगी। इन सब के बीच घर भर की लाडली नन्ही भतीजी गोद में चढ़ कितना परेशान करेगी कौन जानता था। ताईसास से तो पहले ही दिन पाला पड़ गया था मेरे देर तक सोते रहने पर। उन्होंने कड़वे स्वर में मुझे सुना कर ही कहा था, हद है इन आज की लड़कियों की, करेगी MA पर यही नहीं पढ़ेंगी, जानेंगी कि ससुराल में कैसी आदतें लेकर आना चाहिए। अब ये सोने का वक्त है। छी ताई जी, बड़े जेठ जी का प्रतिवादी स्वर उभरा था, सोने दो न, नई नई शादी हुई है, अभी तो
मायके वाली आदत ही होगी न। जमकर सोना और माँ के हाथ का कौर निगलना। कुछ दिनों में तुम्हारी तरह सब सीख लेगी। हटो। ताईजी झिड़क उठी। मुझे क्या वक्त लगा था ससुराल की आदतें सीखने में, सब माँ ने सिखा पढ़ा कर भेजा था। पर ताईजी, तब और अब की लड़कियों में बड़ा अंतर है। पहले की लड़कियों का बचपना तो माएँ हड़प जाती थी और उन्हें तुरंत बच्ची से जवान कर देती थी। अब वैसी बात कहाँ। अब तो लड़कियां बचपना, किशोरावस्था, तरुणाई सबका आनंद एक एक सीढ़ी उठाती हैं। अभी छोटी सी तो बच्ची है, धीरे धीरे सब सिखा लेना। मैं तो जेठ जी की बात सुनते ही हैरान रह गई। लंबी लंबी झब्बेदार मूंछों वाले जिन जेठ जी को मैं अपने माथे पर बोझ समझ रही थी, उन्हें अपनी ओर से वकालत करते देखकर हैरान रह गई। उनके प्रति श्रद्धा से मन उमड़ आया, अपनी क्षुद्रता पर झेप गई। फिर भी सबकी ओर से मन शंकित थी रहा। अंदर के चोर ने ये भी कहा, अभी तो सभी के लिए नई नहीं हूँ। सारी सहानुभूति इस नैपन की वजह से ही होगी। तायसास की इस पहली झिड़की को ही यात्रा का अपशकुन मान लिया। उस घर में जब मेरी पाककला की परीक्षा ली गई थी तो मैंने एक एक चीज कितनी लगन से बनाई थी, पर मेरी बनाई हर चीज बस प्लेटों में ही घीमसालों से तर सुंदर लग रही थी। मुंह में रखते ही हर किसी को बेस्वाद लगी। किसी व्यंजन में मसाला नहीं भुना था, किसी में नमक कम था तो किसी में ज्यादा। मांझी को मेरी रसोई तो बिल्कुल न रुचि थी। वह तो प्लेट एक और सरका कर रसोई से भागने ही वाली थी। तभी ससुर जी ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से मांझी को बहलाया। अरे क्या हुआ, ये तो तुम्हारी बहू की रसोई का पहला दिन है। होम साइंस में उसे पूरे नंबर न भी दो तो कम से कम गले से निगल कर तो उठो। खाली पेट उठना बहू का नहीं, खाने का अपमान है। मिनट में चाय चाय चिल्लाने वाले ससुरजी से मुझे निर्वाह कितना कठिन लग रहा था, मगर उन्होंने ही मेरी बेढंगी पाककला को धार में बहते देख अपने तिनके का सहारा देकर बचा लिया। पूरे खाने के बीच वे बातों से, चुटकुलों से सबका मनोरंजन कर रहे थे। उनके इस काम में देवर और नंदे भी साथ थीं। वे सब ताए और मांझी को नाकभान बनाने से बचा रहे थे और मैं तो उस पूरी पलटन की मूक कृतज्ञता से भरी गदगद हो गई थी। उसी शाम पुनः रात के खाने की मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई तो डर से पसीने पसीने होने लगी थी। अपनी बनाई इष्टावक्री रोटियों की हास्यास्पद कल्पना से भयभीत ही हो रही थी कि देखा, जेठानी रसोई में चली आ रही हैं। उन्होंने बड़े प्यार से मेरा हाथ थाम लिया था, तसल्ली दी थी। कैसे आटा गूंधा जाए, तरकारियां काटी जाएं, मसाले भूने जाएं, पूड़ियां बेली जाएं, सब मुझे बार बार सिखा रही थी, समझा रही थी। मुझसे न बनता था तो पुनः बताती थी। मेरी तो आंखें छलकी जा रही थीं। ये कैसा रूप था उनका। मैंने तो सोचा था कड़ी मिजाज जेठानी ही शायद युद्ध की पहली ईंट छंटेगी, पर उन्हें माँ की ममता से भरी देखकर मेरा अहम टूटकर रह गया। अभी एक मुसीबत आसान हुई थी कि दूसरे दिन दूसरी मुसीबत आ खड़ी हुई। सासजी ने इतवार का व्रत रखा था, उनके साथ बड़ी जेठानी भी रखती थी, पर जब मुझे भी व्रत रखने को कहा गया तो मेरे तो हाथ पांव फूल गए। अब क्या होगा, उपवास, और मुझ में तो शुरू से 36 का आंकड़ा रहा है। न रखूं तो सासजी के नाराज होने का डर है, और रखूं तो इसे निभा कैसे पाऊंगी। पर मेरी इस समस्या को भी जेठानी ने चुपके से हल कर दिया। उन्होंने मेरा हाथ थाम कर अकेले में कहा, छोटी हाँ कर दो, जब सास जी मंदिर जाएंगी तब तुम खा लेना। मैं जानती हूँ आदत धीरे धीरे ही पड़ेगी, अभी तो भले ही यह मुसीबत लगे, बाद में बड़ा उपयोगी लगेगा। व्रत के ही नाम पर सही शरीर पर मोटापे का नियंत्रण रहता है, बाद में यह अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी लगेगी। मैं तो उन्हें ताकती रह गई। वाकई उन्होंने गलत भी नहीं कहा था। पहले बच्चे के समय मुझे घर के एक एक सदस्य ने इतना आराम दिया कि मेरा वजन काफी बढ़ गया था। मैं तो परेशान होने लगी थी। ऐसे ही समय में मैंने सास और जेठानी के साथ हफ्ते में एक दिन व्रत के नाम पर गरिष्ठ भोजन का त्याग करना शुरू कर दिया था, पर जेठानी की इस जरा सी समझदारी को मैं कभी न भूल पाए। ऐसा हो सकता था कि मेरे द्वारा व्रत करने का प्रस्ताव न होता तो वे मेरे प्रति कोई चिढ़ सी पाल लेती, पर जेठानी की मदद से ऐसा होने के बजाय सास जी का मन मेरे प्रति बर्फ सा पिघल उठा।
वे गदगद होकर सबसे कहती, बहू हो तो छोटी जैसी, जो कहो सिर झुकाकर मानती है, मेरी स्वादहीन पाककला में जैसे। उस दिन से स्वाद बरस गया। खूब दुलार से कहती, जाने दो सब में सब बातें एक साथ नहीं मिलती। मेरी तो आंखें भर आती। अपने मन में स्वयं को ही हजार गालियां देती। बिना जाने समझे ही मैंने इस घर के सारे सदस्यों को कितनी बददुआएं दी थीं। अब सिवा पश्चाताप के कुछ न होता था। मुझे याद है जब मैं पहली बार ससुराल से माँ के पास आई थी तो फिर यहाँ आने का नाम ही न लेती थी। माँ को भी मुझे इस बड़े घर में दिए जाने का बड़ा दुख था, पर वे भी क्या करती। असमय ही पिता के गुजर जाने से उन्हें हाथ में कुछ भी जोड़ कर रखने का मौका नहीं दिया। कुछ रखा भी था तो एक और बहन भी तो ब्याह के लिए तैयार थी। इसी से रोधो कर भी उस बड़े परिवार में मुझे भेज देना पड़ा था। इसी बीच मैं गर्भवती हो गई थी। जैसे ही इस बात की जानकार सबको मिली, जैसे घर का मौसम ही बदल गया। डॉक्टर ने पता नहीं क्यों मुझे पूरे समय अतिरिक्त सावधानी और आराम की सलाह दे दी थी। मैं तो बस अब दर्शक हो गई थी। मेरी थोड़ी सी सेवा नम्रता के बदले घर के सारे सदस्य अपने स्नेह और प्यार से मुझे तोले दे रहे थे। ताई सास ने तुरंत मेरा व्रत बंद करवा दिया। सास जी मुझे सुबह शाम अपने साथ मंदिर ले जाने के बहाने हवाखोरी करवाने लगी। जो ससुर जी चाय के रसिया थे, चाय बिल्कुल बंद कर दी। कहते, जिस दिन बहू मुझे खिलौना देगी अब चाय उसी। जेठ जी तो मुझे मानते ही थे। वैसी बड़ी कमाई न थी उनकी, फिर भी मैं कुछ कह दूं वह बात पूरी होते देर न लगती। नंद मेरा एक एक काम खुद करती। देवर ने कभी फिर खाने को लेकर किसी को परेशान नहीं किया। जेठानी अकेली रसोई में होती तो वह भी कभी भी जुट जाता। उन्हीं दिनों मैंने महसूस किया था कि प्यार के बदले सिर्फ अदायगी में प्यार ही मिलता है। सास जी ने पहला उपहार पोता पाया था और रही सही कसर पोती भी देते ही मैं सबकी आंखों का तारा बन गई। सास तो मेरी माँ बन गई। वे मेरा इतना ख्याल रखने लगी जैसे मैं धरती की नहीं कहीं और की जीव हूँ। उन्होंने मेरे दोनों बच्चों को खुद संभाल लिया और मैं नौकरी करने लगी थी। मैं कहीं भी आती जाती, मुझे इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत ही न पड़ती कि बच्चे क्या कर रहे होंगे। अपनी माँ की तरह मुझे कोई परेशानी नहीं थी। ये बड़ा परिवार कैसे बच्चों के लिए सुरक्षा गृह, मनोरंजनशाला सब कुछ था, यह मैं ही देखकर अनुभव करती थी। न किसी अकेलेपन का भय, न किसी आकस्मिक संकट पर साथी की तलाश। सब कुछ तो घर में ही था। न कोई आया, न चपरासी, न पहरेदार। बच्चे कब खाएंगे, कब सोएंगे, कब नहाएंगे, सब का हिसाब मांझी के पास तय था। एक हम थे, माँ हमें समझाकर काम पर जाती थी, पर फिर भी कुछ ढंग से न होता था। कब खाया, कब नहाया, कई बार तो हम बिना खाए पिए ही बैठे होते थे। यहाँ तो अपने बच्चों के खाने पीने का ध्यान बस मैं छुट्टी के ही दिन सोचती। 6 दिन बड़ी ही निश्चितता से मैंने घर भर में बांट रखे थे। फिर इसी के 4-5 वर्ष पश्चात मेरी जिंदगी को बड़ा झटका लगा था। पतिदेव बड़ी ही निर्ममता से कुछ बदमाशों की गोलियों का शिकार हो गए। बहुत ही बहादुरी से उन्होंने उनका सामना किया। इस एवज में उन्हें सामाजिक संगठनों, दफ्तर की ओर से, सरकार की ओर से इनाम मिले थे, वाहवाही मिली थी। पर जो सबसे बड़ी चीज मुझे अपनी तपस्या, अपने प्रयत्नों से प्राप्त हुई थी, वह थी इस घर से मिली सुरक्षा और सुखी आश्रय। पूरे घर ने मुझे और मेरे बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया। मेरा एक बूंद आंसू न मेरे आंचल में टपका, न जमीन पर। सारे के सारे परिवार के सदस्यों ने हथेलियों में बटोर लिए थे। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं बेसहारा हो गई हूँ। बड़ा परिवार आदमियों का बोझ नहीं होता। यह मैं शिद्दत से जान पाए। सहयोग और समझदारी होने पर वटवृक्ष सा छाया देता है। बस जरूरत है उसे ढंग से सहेजने की। 2 जनों वाले परिवारों के सदस्यों को मैंने ऐसे कठिन वक्त में अपने अकेलेपन से जूझते देखा था, हारते देखा था, बीमार मानसिक रोगियों की भांति हवा से बातें करते देखा था, लड़ते झगड़ते देखा था। पर मैं कुछ ही समय में अपने खालीपन से मुक्त होकर कर्ममार्ग में लग गई थी। दिन भर बच्चों को प्यार करने वाले बड़े चाचा, चाची, ताई जी, सास जी, छोटे देवर सभी तो थे।
छोटे देवर तो आज तक खुद को चाचा के बजाय बच्चों से पापा कहलवाते थे। यह अवश्य हुआ कि वक्त जैसे जैसे भागा, ताईजी, सासजी, नंद का साथ छूट गया। नौकरी के तबादले ने जेठ जी, देवर जी दोनों को दूर कर दिया, पर जरूरत के उन दिनों में मेरे जख्मों पर उन्होंने अपनी आर्थिक सुरक्षा का जो मरहम लगाया था, वह उसी बड़े परिवार वाले घर की तो देन थी। अगर कहीं हठ और वर्तमान सुविधा के लालच में मैंने वह घर छोड़ दिया होता या सदा अपने रोष का दामन थामे रहती, तो उन अकेले पड़ गए दिनों में कौन काम आता। उस बड़े घर को कैसे भूल सकती हूँ। मेरे लिए दुश्मनों का वह घर कब पसंद के घर में बदल गया, इसका मुझे एहसास ही नहीं हो पाया। पसंद का घर क्या स्वयं मिल जाता है, ऐसा ही मेरी सासजी कहती थी। उम्मी की शिकायत भले ही आज न मिटे, कल को उसके व्यवहार से स्वयं मिट जाएगी। उसे किस तरह बताऊं, ये तो तय है कि अंततः मैं समझा कर उम्मी को उसके ससुराल भेज दूंगी, पर सोचती हूँ ये बच्चियां जाने कब समझ पाएंगी कि जिस तरह सीमेंट, गारा, ईंट, मजदूरों की बदौलत रहने को लोग अपनी पसंद के घर का निर्माण करते हैं, उसी तरह रिश्तों के पसंद का घर धैर्य व विश्वास का द्वारा ही निर्माण किया जाता है।